लास्ट ईयर उनको 7,000 से ज्यादा राखियां बांधी गई उनके स्टूडेंट्स की तरफ से, या सगी कोई सिस्टर नहीं है, बहन नहीं है। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके कहा गया जी कि ये आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपकी सरजमीन पे आ गए हैं। बात के एक महाराजा थे जामनगर के, उनको याद भी पोलैंड में उसी नाम से किया जाता है कि गुड महाराजा के नाम से उन्हें याद किया जाता है। उनके थोड़ा सा बता दें 3 दिन आपको क्या रहा, आप काफी अभी भी आपकी तबीयत 100% ओके नहीं है, लेकिन आप बीमार रहे हैं। हम अपनी चीजें बताने से ज्यादा बेहतर ये है कि जो खबरें हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं, जो ऑडियंस सुनना चाहती है वो हम बताना चाहेंगे। अच्छा आबिद भाई, चले ठीक है, लास्ट वीडियो से शुरू करते हैं। हमने एक जिक्र किया था कि हमने एक बल्कि ऑडियंस से, अपने व्यूवर से क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में जो रक्षाबंधन, राखी का एक त्यौहार, फेस्टिवल बहन भाई को लेके होता है, उसके बारे में हमने क्वेश्चन किया था कि क्या मुसलमान भी हिंदुओं के साथ मिलके या ओवरऑल इंडिया में मुसलमान भी राखी बांधते हैं या बंधवाते हैं। तो इस बारे में एक रिकॉर्ड इंडिया से ही खबर सामने आई, तो उस बारे में आप जी। इंडिया के एक यूट्यूबर है बहुत बड़े, खान सर के नाम से, टीचर भी है, यूट्यूब पर भी है, क्योंकि यूट्यूब पे उनका चैनल है, टीचिंग भी करते हैं। तो उनकी स्टूडेंट्स ने उन्हें 7,000 से ज्यादा राखियां बांधी। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ये वाला, और आउटस्टैंडिंग है। ये एक बड़ा प्यारा त्यौहार है, साहब ये होना भी चाहिए। उसके बाद जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक कहा रोनाल्डो साहब का, रोनाल्डो, वो पहले मैं राखी वाला बता दूं कि खान सर पटना से एक टीचर है, फैसल खान उनका जो ओरिजिनल नाम है, लेकिन खान सर के नाम से वो मशहूर है, टीचर है। जो आपने कपिल शर्मा शो में भी उन्हें देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन के सामने भी उन्हें आपने शायद देखा होगा। तो उनके बारे में कि लास्ट ईयर उनको 7,000 से ज्यादा राखियां बांधी गई उनके स्टूडेंट्स की तरफ से, या वैसे उनकी अवाम की तरफ से, फीमेल्स की तरफ से, क्योंकि कहा जाता है, या उन्होंने कहीं बताया होगा कि उनकी अपनी सगी कोई सिस्टर नहीं है, बहन नहीं है। तो उस वजह से इस साल भी वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10,000 राखियां, और मैं उनकी वीडियो देख रहा था, उनके पूरे हाथ पे राखियां था, उनको अपना हाथ ऐसे उठाना मतलब मुश्किल हो रहा था, इतना ज्यादा उसका वजन बन गया था। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो यूक्रेन में मौजूद हैं, और उनके बारे में एक जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से बड़ी क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कंडेम किया था इंटरनेशनली ना, ओपनली बैठ के, जो नेटो की मीटिंग चल रही थी अमेरिका में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसी वक्त में रशिया के विजिट पे थे। तो उन्होंने कहा था, एक मैं उनकी जो तकरीबन जो अल्फाज है ना वो मैं बता दूं कि उन्होंने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक किलर यानी कातलों के मुल्क में मौजूद है। हम पे उसी दौरान ना यूक्रेन के किसी हॉस्पिटल पे कोई अटैक हुआ था और बच्चों की जानें गई थी, उसको लेके उन्होंने बड़ा सेंटीमेंट अपनी तरफ खींचा था। तो अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि पोलैंड के विजिट के बाद, पोलैंड के विजिट पे भी बात करते हैं, लेकिन पोलैंड के विजिट के बाद वो अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं स्पेशल विजिट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पोलैंड का विजिट हुआ है, ये तो बड़ा कामयाब विजिट हुआ है, इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन की करने वाली है ना, यूक्रेन के वजीर आजम जो है ना सर, डबल पॉलिसीज खेल रहे हैं, ये डबल गेम खेल रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आपने बताया कि बम गिरा हॉस्पिटल पे, उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर टेलीविजन पे या यूट्यूब पे या हर जगह पे मीम बनना शुरू हो गए, और बड़े बुरे से मीम बनना शुरू हो गए। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके कहा गया जी कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये तो इंसानियत की बात करते हैं, इनकी डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में जो हो रहा है, ये देखे कातिलों के मुल्क में जाके बैठ के उनका जपियां डल रही है, उनसे मीटिंग्स हो रही हैं। लो, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपकी सरजमीन पे आ गए हैं। अब आप नालायक साबित होते हैं या कामयाब वज़ीर-ए-आज़म साबित होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल तक आप उन्हें बुरा भला कह रहे थे, आज वो आपके मुल्क में आ गए हैं, अब उनसे कोई फायदा ले सकते हैं आप, तो वो आपके लिए है कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम दुनिया में पीस और अमन को लेके चले। देखे, सारी दुनिया जंग की तरफ है, जो सब हर मुल्क देखे जंग की तरफ है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई जंग कर रहा है, कोई लड़ रहा है। जैसे हमास की जंग हो गई, इधर से इसराइल की जंग हो गई, तो ये जंगें जो है ना पूरी दुनिया में छाई हुई है। अमेरिका भी जंगों के हिस्सा बना हुआ है, लेकिन वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है। अगर सुपर पावरों में बात करें ना, हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर अपने आप में बन चुका हुआ है। तो हिंदुस्तान जंगों की तरफ नहीं आ रहा, वो पीस और अमन की तरफ आ रहा है। पूरी दुनिया के साथ उसका रिलेशन बेहतर है। आप ये देखें, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, कोई भी मुल्क हो। आबिद भाई, मैं इधर थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि आप देखें, आप जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, या इंडिया कह लें, इंडियन गवर्नमेंट ने कह लें कि अफ्रीकन कंट्रीज का दिल जीता हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि वो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। G20 में भी उनको बहुत ज़्यादा उनके गेस्ट बुलवाए, एज अ गेस्ट उनके कंट्रीज के या हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया, और वो आवाज़ उठाते हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट या परमानेंट सीट का कोई उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रीज है, इनकी रिप्रेजेंटेशन उस तरह नहीं है, इनकी बात उस नहीं सुनी जाती। और उधर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी, एक्सपोर्ट खास तौर
पे इंडिया से बहुत ज्यादा चलती है, चाइना की मार्केट को उन्होंने ग्रैब कर लिया हुआ है, छीन लिया हुआ है अफ्रीका में। लेकिन कुछ पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि आप देखें, ये भी पोलैंड से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कोई भी इंडिया के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर है जो 41 साल के बाद ऑस्ट्रिया, यूरोप की तरफ उनका बड़ा रुझान बढ़ा, वो ऑस्ट्रिया गए। तो उसके बाद ये भी 40 साल बाद 45 साल के बाद वो कोई भी इंडिया का ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पोलैंड गया। और यूक्रेन के बारे में भी आप बता दूं कि जब से यूक्रेन 1991 में अलग हुआ था और इंडिपेंडेंट हुआ था, सोवियत यूनियन यानी रशिया से अलग हुआ था, और उसके तब से लेके अब तक ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि यूक्रेन के विजिट पे गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले अफ्रीका का दिल जीता, अब यूरोप, खासतौर पे सेंट्रल यूरोप का वो दिल जीत रहे हैं। जैसे कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं स्विट्जरलैंड के साथ, नीदरलैंड के साथ, बल्कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उनके साथ उनकी डील्स चल रही हैं इंडिया की। तो इस बारे में आप अच्छा, पोलैंड का मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पोलैंड का विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, बहुत बड़ा स्पीच हुआ, बहुत बड़ा वेलकम हुआ, बड़ी दुनिया थी उधर, हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़ा वेलकम किया और हिंदुस्तानियों के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की, जो एक हॉल था जहाँ पे एक पूरी स्पीच हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। हॉल था। जी हाँ। तो चोई साहब, आप हिस्ट्री के ऊपर गिरफ्त रखते हैं, हिस्ट्री बड़े शौक से आप पढ़ते हैं और बयान करना चाहते हैं। पोलैंड और इंडिया की हिस्ट्री जो है ह्यूमैनिटी के साथ भी मिली हुई है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें हिस्ट्री बताएं पोलैंड और इंडिया के बारे में। अबिद भाई, ये इस तरह के जब दूसरी जंग अज़ीम थी ना, वर्ल्ड वार सेकंड, तो पोलैंड पे कब्जा हो गया था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर की तरफ से और जर्मनी की तरफ से, और मतलब कुछ हिस्सा उन्होंने उसको इन्वेड कर लिया और कुछ जर्मनी ने कर लिया। तो पोलैंड का जो उस टाइम का जनरल था ना, जो आप कह लें कि हेड ऑफ स्टेट था उस टाइम की गवर्नमेंट का जनरल था एक, वो यूके यानी वो बरतानिया भाग गया, एग्जाइल उन्होंने उधर इख्तियार कर ली। तो जो पोलैंड के लोग थे उनके साथ बड़ी ज्यादती होनी शुरू होगी। जो सोवियत यूनियन के लोग थे वो उन्हें लेके जाके कहीं पे साइबेरिया में और रशिया में ना बहुत ठंडा मौसम होता है, तो उनसे जो उधर के बच्चे थे, औरतें थी, मतलब अडल्ट थे, जो भी थे, कोई खास तौर पे कोई माजूर थे, ठीक है, उन सबको जाके लेके उनसे फोर्स लेबर करवाई जाने लग पड़ी रशिया में, साइबेरिया में, यानी उन पे जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई, खास तौर पे बच्चों को लेके। तो ये जो पोलैंड के जनरल थे ना, उस टाइम वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड के, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो विंस्टन चर्चिल थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लोगों का कुछ किया जाए। तो उन्होंने फिर अरेंजमेंट्स की और कुछ लोग वहाँ से जो तकरीबन 5000 के करीब औरतें और बच्चे हैं, वो उन्होंने इंडिया बात की, क्योंकि उस वक्त इंडिया बरतानिया के अंडर था, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया बात की, तो उधर से जो थे ना, गुजरात के एक महाराजा थे जामनगर के, उनको याद भी पोलैंड में उसी नाम से किया जाता है कि गुड महाराजा के नाम से उन्हें याद किया जाता है। उनके नाम पे महाराजा स्कूल्स बहुत ज्यादा बनाए गए, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने भी उसके बारे में हिस्ट्री बताई। तो वो जो महाराजा थे ना, जाम साहिब, उनको इस नाम से ज्यादा याद किया जाता है। तो उन्होंने हामी भरी, उन्होंने रेस्क्यू किया, उन्होंने हामी भरी के इन सबको रिफ्यूज, इन सबको शेल्टर, खाना पीना, हर चीज मैं दूंगा। तो वो 1000 बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा। और इस नाम से ना जो पोलैंड में जो ये जो है ना महाराजा, गुड महाराजा जाम साहब, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया की हिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा उधर स्टडी की जाती है और उस सब्जेक्ट का, डिपार्टमेंट का प्रॉपर नाम रखा गया हुआ इंडोलॉजी। और उसी को लेके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उधर के जो रिसर्चर हैं, जो कि संस्कृत पे या संस्कृत में जो काम हुआ है उस सब पे रिसर्च कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो ये एक हिस्ट्री थी जो कि लिंक कर रही थी बड़ी अच्छी। इसमें एक बड़ी एक ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये तो 1939 का या दूसरी जंग अज़ीम का वाक़या ना, जो कि 1944-45 में वर्ल्ड वार 2 तो खत्म हो गई थी। तो उससे पहले तो अगर लेट्स सपोज हम अलग ना हुए होते, सेपरेट ना हुए होते, तो हम भी इसमें इन्वॉल्व थे। मतलब कि हम भी कह सकते थे कि ये हमारी भी हिस्ट्री है। मतलब वो जाम साहब इधर से थे, हिंदुस्तान से थे, तब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग नहीं था ना, तो हम दोनों उसका क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन शायद आप नहीं ले सकते। जी हाँ। तो चोई साहब, ये अब आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई, हिस्ट्री का मजा आया आपसे सुनने का। अच्छा, पाकिस्तान की कुछ बातें आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में 12 पुलिस वालों के बारे में, वो क्या चीज है चोई साहब? वो ये है कि आपने सुना होगा कच्चे के डाकुओं के नाम से। कच्चे के डाकू ये साउदर्न पंजाब जो रहीम यारहान का इलाका है और सिंध का जो इलाका लगता है, ये वही लोग हैं जो अक्सर लोगों को पकड़ लेते हैं, फिर ताउन मांगते हैं और पता नहीं किस किस किस्म के। अच्छा, मैं इधर चोई साहब एक बात करना चाहूंगा, कच्चे के डाकू रहीम यार खान वाली साइड पे जहाँ बता रहे हैं कि कच्चे के डाकू जो है ना, ये आज की बात नहीं है,
ये अमूमन साल में आपको 2 बार 3 बार 6 बार ये खबर सुनने को मिलती है कि कच्चे के डाकुओं ने जी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मतलब के बंदी बना लिया लोगों को, और फिर उनके ऊपर ताउन मांगते हैं जी 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, 4 करोड़ दे, और फिर उसे दिया जाता है। मैं इधर पाकिस्तान की थ्रेट करने के लिए उंगलियां काटते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं। अगर कोई तावान यानी वो अमाउंट ना दे तो वो उसको मार भी देते हैं, कत्ल कर देते हैं बुरे तरीके से, और उसकी वीडियो बना के अपलोड मैं कर देते इधर हैं। सवाल जो मेरा सवाल मेन सवाल ये है कि या तो उनके पीछे किसी का हाथ है, सिंध के कोई बड़े ऐसे लोग हैं जिनका हाथ है। देखे, मैं बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 एजेंसियां मानी जाती है, नंबर 1 फोर्सेस मानी जाती है, नंबर 1 पुलिस मानी जाती है, जो हम अपने आप में दुनिया के नंबर 1 बने हुए हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तालिबान से आप कैसे जंग लड़ोगे, तालिबान को कैसे पकड़ोगे? और बहुत से मुल्क है जिनसे आप कहते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और भाई कच्चे के चंद डाकू नहीं आपसे संभाले जा रहे, और हमारी फोर्सेस के 12 लोग, और वो भी मिसाइल मार के, उन्हें रॉकेट मार के 12 लोग मार दिए। तो मुझे बताएं कि आपके दावे जो है ना वो झूठे सारे दावे। अपने पाकिस्तान में अमन नहीं आप करवा सकते, पाकिस्तान में अगर बाहर से कोई अटैक कर दे जब क्या करेंगे आप लोग? सोचे कभी इस चीज को। बिल्कुल आबिद भाई, आपकी बात ठीक है कि अगर इंटरनेशनल रैंकिंग भी देखी जाए तो हमारी तकरीबन 6वीं या 7वीं बड़ी आर्मी है। उसके अलावा हम कहते हैं अपने तौर पे, हम हर जगह कहते हैं, जो ये हमारी दिल से दिली मोहब्बत कह लें लोगों की, कि जी हमारी नंबर 1 एजेंसी है। इस पे तो मीम्स भी बन गए नंबर 1 नंबर 1 एजेंसी के नाम से। तो मतलब ये है कि ये कच्चे के डाकू बिल्कुल साल में 3-4 खबरें इनकी आ जाती है। तो वो जो आ जाती हैं, ये तो जुल्म ज्यादती तो बड़ी करते होंगे, तो ये उंगलियां काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, और वीडियोस बना के अपलोड करते हैं लोगों को डराने के लिए, ताकि दहशत बनी रहे। तो अब उन्होंने क्या किया कि 2 पुलिस के डाले थे, जिसमें तकरीबन 22 लोग पुलिस ऑफिसर थे 22, उन पे उन्होंने रॉकेट से उन पे अटैक कर दिया। 12 लोगों की जान जा चुकी है, बाकी 8-9 भी सीरियस जख्मी है। ठीक है, तो ये एक पंजाब का एरिया, सिंध और पंजाब की बाउंड्री पे लगता है। वो अदारे कहाँ गए? हमारे जो सारे सिलसिले हैं, जितना बड़ा हम नाम लेते हैं, जो हम कहते हैं कि हमें बचा लेंगे, ये कहो भाई अपने मुल्क में सेफ नहीं है हम लोग, कि इधर कच्चे के डाकू है, आपके पास इतना ऑपरेशन नहीं आप कर सके कि आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, ड्रोन्स हैं, हर चीज है आपके पास। तो आपके मुल्क के बीच में फिर किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ है? हमें इस मुल्क में किस चीज का, हम लोग इस मुल्क को टैक्स देते हैं, टैक्स किस चीज के लिए होता है? कि हमारी जानो माल की हिफाजत हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो हमारे मुल्क में हमें खुद ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो जब मर्जी से मर्जी उठा के ले जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात आपने बताई, किसी की उंगली काट के या किसी की गर्दन काट के, ये मुख्तलिफ तरीकों से वीडियो बना के रिलीज भी करते हैं कि आपने हमें जी पैसे नहीं दिए तो देखे हमने ये भी कर दिया। जो सब इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि कोई आके इतने मामला कर जाए, कच्चे के डाकू हो जाए, इनके पीछे बैग पे हाथ होता है किसी का। एक थ्योरी पेश की जाती है कि भाई कोई सिंध के बड़े पॉलिटिशियन है जो इनको अपने मकासद के लिए जब उनका दिल चाहता है इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इन पे हाथ नहीं डलता। कितनी बार ये खबरों में आ चुके हैं, कच्चे के डाकू, छोटू गैंग और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इनको पकड़ा नहीं जाता। ये तो ऐसे कह लें कि स्टेट विद इन अ स्टेट है, यानी ये तो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। तो हम हमारे तो दावे ये होते हैं कि हमने टीटीपी से और अपनी सरहदों की हिफाजत की है, टीटीपी से लड़ रहे हैं, और अभी तो कोई अपना जो है ऑपरेशन भी स्टार्ट हुआ हुआ जिसपे $मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा भी आ चुका हुआ है। तो ये तो तालिबान भी नहीं है। सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि इनके पास ये रॉकेट्स, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां तो नहीं लगाई हुई, ठीक है, और इन्हें इंडिया, अब ये क्या इंडिया का बॉर्डर भी नहीं लगता, ये दरमियान में आते हैं। अभी ये भी कह सकते रॉ के एजेंट है, रॉ ने सारा कुछ दे दिया। नहीं, ईरान का बॉर्डर भी नहीं लगता, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी उन्हें नहीं लगता। तो ये इतनी मशीनरी, इनके पास रॉकेट लॉन्चर, वो बख्तरबंद गाड़ियां कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आती हैं? इनके पास अलग मुल्क तो नहीं है, कोई अलग मुल्क तो नहीं, उन्हें अपना बनाया हुआ अलग ही फोर्सेस बनाई हुई है। तो भाईजान, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर ये बातें आती हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ये बातें आती हैं, पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये बातें आती हैं, और ये आपको बहुत जल्दी कवर करना चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया की नजरें जो है ना आपके ऊपर आएंगी, दुनिया आपको कहेगी। अभी आप रिसेंटली देखिए कि जो आप एक बहुत बड़ी बात अभी बता रहे थे कि जर्मन की जो एक वजीर आई हुई है पाकिस्तान में, तो उनके साथ क्या हुआ कि वजीर आजम हाउस में ही जो उनकी तलाशी का सारा मामला हुआ, और उन्होंने कहा देखे गैरतमंद कौम कौन होती है। आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, इंग्लिश कंट्री में जाते हैं, कपड़े तक अगलों ने उतरवा लिए, हर चीज की तलाशियां की, लेकिन उधर की एक खातून आई, वजीर आई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस में जब गई तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा ठीक है, सिक्योरिटी का पर्पज होता है। उन्होंने कहा जी हम आपकी तलाशी लेंगे, आपके वॉलेट की तलाशी लेंगे। उन्होंने कहा जी मेरी पर्सनल चीज है, मैं तो तलाशी नहीं देती। उन्होंने कहा जी तलाशी देंगे तो आपको, उन्होंने कहा जी हम अंदर जाते ही नहीं है, अब वापिस चले जाते हैं अगर तलाशी लेनी, गैरतमंदी से कहते हैं, और वो वापिस चलेगी। फिर बुलाया गया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, तो ये भी एक पाकिस्तान के बीच में तमाचा मारा गया। चोई साहब, हकीकत बात है ये।
सो गाइस ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।